Hello and welcome back to our YouTube channel, guys. So today I am going to discuss this the Hindu newspaper। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुल 6 टॉपिक्स पर। हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स के मैं सबसे पहले आपको नाम बता दूं। सबसे पहले तो इंडिया यूएस रिलेशन एंड मैरीटाइम, ठीक है। इंडिया यूएस रिलेशन मैरीटाइम, ये पहला टॉपिक है। और दूसरा है इंडिया यूके फ्री ट्रेड, यहाँ नहीं लिखाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। आप क्या करें, आप एक कॉपी A4 साइज की पेज रखें। आज डेट डाल दें 18 जून, साइड में लिख दें UPSC, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आपको सारे टॉपिक्स के जो भी डेटा हैं, प्रीलिम्स फैक्ट जो भी हैं, उसको साइड में, मेंस के लिए जो डेटा है उसको लिखते चलिए। 6 टॉपिक्स से 6 पॉइंट बनानी है आपको, एक पेज में मुख्यतः आ जाएगा। यदि 12 महीने का भी आप तैयार करेंगे करंट अफेयर, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 365 पेज ही होगा, 365 पेज ही होगा, जिसको कि बखूबी आप महीने के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं। 365 भी यदि हो, और 30 दिन की बात करें तो 30 से कम 30 और 30 दूनी के 60, मतलब एक दिन में तो 12 पेज पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। तो 12 पेज तो एक दिन में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम जो है, ये 5 अलग से है, ये नहीं सोच लिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश जो है लाने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोवा, आपका उत्तराखंड, ठीक है, गुजरात, ये सभी जो स्टेट हैं, असम, तो गुगा कहेंगे, तो इसके द्वारा तो लाया गया है। उसके बाद टेलीग्राम बैन और NTA का स्टैंड, ठीक है। टेलीग्राम जो बैन हुआ है रीनीट तक, ठीक है, जब तक नीट का एग्ज़ाम न हो जाए। उसके बाद निकोबारीज ट्राइबल काउंसिल, निकोबारीज ट्राइबल काउंसिल के बारे में भी चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता दिया कहाँ पर, तो ये GS पेपर 2 के 6 टॉपिक्स हमने बता दिए, ठीक है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से ये GS पेपर 2 के 6 टॉपिक्स हमने बताए। अब GS पेपर 3 के हम कुछ टॉपिक्स बताते हैं। 3 टॉपिक्स जो हैं वो GS पेपर 3 के हैं। एक है RBI रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफ़र, सरकार को 22.87 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफ़र और उसके असर, ये देखेंगे, ठीक है, 7वां टॉपिक होगा। और 8वां जो है कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG ब्लेंडिंग CNG एंड PNG, ठीक है, CNG और PNG 3% ब्लेंडिंग टारगेट की प्रोसेस देखेंगे। और 9वां है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये 9वां टॉपिक है। ICAR NBPGR द्वारा जो है गेहूं की पैन जीनोम जेनिक SNP चिप टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। और GS पेपर 1 और 4 सोशल इशू और एथिक्स के लिए जो है, तो फैमिली प्लानिंग इंसेंटिव इन आंध्र प्रदेश, तो परिवारों को जो है, जो बच्चे पैदा करेंगे उनको जो है सरकार द्वारा इंसेंटिव जो है आंध्र प्रदेश में दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि साउथ के उस स्टेट में फर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी कम हो चुका है, जिससे कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक क्लास की बातें आती है, ठीक है। जुडिशियल लैंडमार्क के केसेस हैं, ठीक है। तो रूरल एंड डोमेस्टिक वुमेन के अनपेड केयर वर्क को इकोनॉमिक वैल्यू देने पर सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको एथिक्स से रिलेट कर सकते हैं ना अपना, कि वुमेन जो है इतना कार्य करती है, फिर भी जो है उनको क्या होता है, तो उनको जो है समझा नहीं जाता है कि उन्होंने कोई काम किया है, क्योंकि फ्री का वो सर्विस मिलता है। तो हाउस मेकर से रिलेटेड है।
हाउसवाइफ, हाउस मेकर। चलिए अब हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप बताएंगे कि हमारा डिस्कस करने का रवैया कैसा है। यदि इसी तरह से करवाना है तो ठीक है, हम इसी तरह से करेंगे, एक एक चीज़ को करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि वो PDF बनाकर लाया जाए और उससे जो है दिलवाया जाए आपको जानकारी, उससे जो है पढ़वाया जाए, तो वो भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। जैसा होगा हम लोग बैठ करके मतलब आपस में बातचीत करके उस तरह की चीज़ों को अपनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा जो व्यूअर है वो इंग्लिश का ही है, ठीक है। सो आवर वे ऑफ डिस्कशन विल बी इन हिंदी एंड द कंटेंट विल बी इन इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहला अपना जो टॉपिक है GS पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से बायलैटरल एंड ग्लोबल रिलेशन। तो G2 की बात आ रही है। अगले महीने हम G2 की क्या करेंगे तो बातचीत करेंगे। G2 की में मतलब बैठक होगी। G2 में कौन है? US और चाइना। जैसा कि आपको पता है कि US जो है पाकिस्तान के भी बहुत क्लोज आ रहा है और चाइना के भी काफ़ी क्लोज आ रहा है। इससे क्या है तो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है ग्लोबल ऑर्डर पर, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे नेबर हैं, लेकिन बड़े लड़ाकू हैं, ठीक है, झगड़ालू हैं। चलिए, मोदी मीट ट्रम्प, रेजेस सेफ्टी ऑफ इंडियन सेफरर्स। तो PM मोदी और US की प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी G7 समिट में जो है बैठक हुई। हम आखिरी में दोस्तों G7 के सारे देशों के नाम भी बताएंगे, इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बताएंगे। पहले G8 हुआ करता था। 2014 में रसिया द्वारा जब क्रीमिया को कब्जा कर लिया गया, तब जो है रसिया को G8 से आउट कर दिया गया और ये G7 रह गया, ठीक है। रसिया जो है बाद में ऐड हुआ था 1997 में, और जो है 1976 में आपका कनाडा इसमें शामिल हुआ था। और ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके G7 के बारे में हम आखिरी में बातचीत करेंगे विस्तृत तौर पर, ठीक है। बायलैटरल एंड ग्लोबल रिलेशन, इंडिया US रिलेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, PM कमेंट्स ट्रम्प्स फॉर हिज एफर्ट टू रिस्टोर पीस इन वेस्ट एशिया। तो जाहिर सी बात है वेस्ट एशिया में पीस आ गई है, तो इसका जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया जाएगा तो प्रेज तो किया ही जाएगा। चूँकि ये तो नहीं आप जाकर के कह सकते हैं कि आपने ये हमला किया, वो किया, ये किया, ठीक है। तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की G7 इवियन फ्रांस के साइडलाइंस पर बायलैटरल मीटिंग हुई। वहां PM मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ग्लोबल मैरीटाइम रूट्स पर इंडियन सेफरर की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे जो हैं जहाज के क्रू मेंबर्स वगैरह US के अटैक में उनकी जान चली गई थी, वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है मुद्दा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके समक्ष उठाया गया, ठीक है। तो PM मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और ग्लोबल मैरीटाइम रूट्स पर इंडियन सेफरर यानी कि नाविक की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हाल ही में एक US स्ट्राइक में 3 इंडियन सेलर की जो है उनकी मृत्यु हुई। कोर एसेंस जो है US ईरान तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलना, ठीक है। US ईरान के बीच US ईरान की जो लड़ाई चल रही थी और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने के कारण आप लोगों को पता है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया था, जटिलताएं कितनी बढ़ गई थी, जिसके लिए जो है क्या हो रहा था कि हमें गैस वगैरह की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो जो है कि रूट था एनर्जी के लिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहाँ है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बार बार न्यूज में आ रहे हैं, उसको जो है प्रिपेयर कर लें, ठीक है।
तो यूएस और ईरान के तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल चुका है अब, क्योंकि अब जो है उन दोनों में सुलह हुई। इंडिया के लिए अपने मैरीटाइम वर्कफोर्स जो दुनिया का 1/5 हिस्सा है, ठीक है, दुनिया का 1/5 हिस्सा है क्या, तो मैरीटाइम वर्कफोर्स की सुरक्षा एक बड़ी स्ट्रक्चरल चुनौती है, क्योंकि कई बार ये फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस के तहत रजिस्टर्ड शिप पर होते हैं जहां डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन कम मिलती है। दोनों देश एक ट्रेड डील फाइनलाइज करने के बेहद करीब हैं। अब देखिए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, तो FTA से रिलेटेड जो है आपको क्या करने हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार कर लेने हैं सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो है इधर EU से भी आपका ये हुआ था ट्रेड एग्रीमेंट, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है क्या हुआ है, तो फ्री ट्रेड डील पर सारी मतभेद सुलझा ली गई है और ये जुलाई 15 2026 से लागू होने वाला है। इंडिया और यूके के बीच जो है ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, मतलब हम आपके देश में एग्रीमेंट के तहत ट्रेड करेंगे तो फ्रीली आप हमें ट्रेड करने देंगे, कोई परेशानी खड़ा नहीं करेंगे, साथ ही साथ आप भी हमारे यहाँ कर सकते हैं, तो क्विड प्रो क्यो, ठीक है। सो 15 जुलाई 2026 से ये इफेक्ट में आएगा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कोर एसेंस यदि देखें तो ये FTA दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, निवेश और मार्केट एक्सेस, मतलब दोनों को एक दूसरे का मार्केट मिलेगा, बाजार मिलेगा, व्यापार करने के लिए को बढ़ावा देगा, जो इंडिया के टेक्सटाइल, फार्मा और IT सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, US ईरान 14 पॉइंट फ्रेमवर्क डील। US ईरान के जो 14 सूत्रीय जो फ्रेमवर्क डील हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो वाशिंगटन और तेहरान के बीच 14 पॉइंट टेम्पोररी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन न बनाने और स्टेटस क्यो बरकरार रखने का वादा किया है, मतलब उन्होंने कहा है ईरान ने कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाएंगे और स्टेटस क्यो को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ US ने क्या कहा, तो US उसके फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करेगा, मतलब जो भी फ्रीज किया गया था US का पैसा, ईरान का पैसा वगैरह जितने भी एसेट्स है जो कि $300 बिलियन का वो बताया जा रहा है, वो रिलीज करेगा, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, ठीक है। तो बदले में US उसके फ्रोजन एसेट को रिलीज करेगा और 300 बिलियन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो है सिविल कोड आने वाला है, UCC, आपको पता होना चाहिए ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये मैं बता दूं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 44 के साथ DPSP के चीज़ों को देखा जाता है, मतलब DPSP में आर्टिकल 44 में जो है ये मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आपको पता होना चाहिए एक जो है आप न्यूमोनिक्स लिख लीजिए मैड, तो मैड मतलब क्या होता है, तो मैड मतलब मैं आपको बता दूं मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सनल लॉ के तहत UCC में आता है। और आपको पता होगा कि अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग से ट्रीट किया जाता है, कहीं पर शरिया लॉ तो कहीं पर हिंदू लॉ, ठीक है। ST वगैरह जो पॉलीएंड्रीज है, पॉलीगैमीज है, उस सब में जो है अलग अलग जो है जो अलग अलग कस्टम है, अलग अलग उस पर कानून है, ठीक है। तो उसको जो है एक फ्रेम में एक सूत्र में बांधने के लिए UCC की ज़रूरत पड़ती है।
यूसीसी बिल को जो है मानसून सेशन में जो है मानसून सत्र में मध्य प्रदेश असेंबली में जो है जुलाई में किया जाएगा, तो रखा जाएगा, मतलब लाया जाएगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि स्टेट असेंबली के मानसून सेशन में जुलाई 2000 सेशन में यूसीसी बिल टेबल किया जाएगा। ठीक है, अब कोर एसेंस देख लीजिए। उत्तराखंड के बाद एमपी अगला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड द्वारा लागू कर दिया गया था। गोवा में पहले से ही क्या था, तो यूसीसी था, तो कहा गया कि इसको स्टेटस को मेंटेन करेंगे, मतलब कि इसको ख़त्म नहीं करेंगे। गुजरात में भी आपको पता होना चाहिए और असम में भी। अब जो है ये आपका मध्य प्रदेश का नंबर है, यहाँ पर भी यूसीसी जो है लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ एसटी की भी बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा बार बार कहा जाता है कि हमारी रिचुअल्स, हमारे कस्टम के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि इससे जो है एसटी कम्युनिटी के लोग प्रभावित नहीं होंगे। अब चलेंगे हम टेलीग्राम की ओर। टेलीग्राम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम जो है क्या किया गया है, तो बैन किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। कब तक के लिए, तो जब तक नीट की परीक्षाएं सकुशल रूप से ख़त्म न हो जाए, क्योंकि सरकार का मानना है कि नीट और तमाम जो सरकारी परीक्षाएं होती है उसमें जो है लूप होल्स जो सबसे बड़ा है वो ये टेलीग्राम ही है। टेलीग्राम से ही क्या होता है, टेलीग्राम से ही बहुत सारी चीज़ों का सर्कुलेशन होता है, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ते हैं और वहाँ पर कोई जो है सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, जिसके वजह से कि क्या होता है यहाँ है। तो टेलीग्राम वाज वार्न्ड अबाउट मिसयूज बिफोर ब्लैंकेट बैन सेज एनटीए चीफ। ठीक है, तो देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ के अनुसार नीट एग्जाम पेपर लीक के बाद फेक न्यूज और मेल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए टेलीग्राम पर टेम्प्रोरी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को नोटिस जो है इशू किया है। इसके खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को क्या किया है, नोटिस जो है इशू किया है। कोर एसेंस की बात करें तो ये मुद्दा एग्जामिनेशन के इंटीग्रिटी वर्सेस डिजिटल लिबर्टीज़ और साइबर सिक्योरिटी के बीच एक बड़ा डिबेट खड़ा करता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ब्लैंकेट बैन लगाना रिस्क रिडक्शन के बजाय सिर्फ विजिबिलिटी के लिए किया गया एक एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच है। ठीक है, अब चलेंगे ट्राइबल गवर्नेंस एंड राइट, निकोबारीज ट्राइबल काउंसिल अपोजिशन। इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे हम लोग।
वैसे आर्टिकल तो बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन 9 ही हम डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे अपना है निकोबारीज ट्राइबल काउंसिल अपोज ड्राफ्ट इलेक्शन रूल। ठीक है, तो क्या है, ट्राइबल गवर्नेंस एंड राइट की बातें होंगी इसमें, ट्राइबल गवर्नेंस एंड राइट की बातें होंगी। इसका कॉन्टेक्स्ट यदि देखें तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लाए गए ड्राफ्ट इलेक्शन रूल्स का निकोबारीज ट्राइबल काउंसिल ने विरोध किया है। तो किसने, तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ANN जो है, अंडमान निकोबार के प्रशासन जो है, उनके द्वारा ड्राफ्ट इलेक्शन रूल्स का लाना निकोबारीज ट्राइबल काउंसिल ने क्या किया है, तो विरोध किया है। ड्राफ्ट रूल में विलेज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटकर फॉर्मल 5 ईयर इलेक्शन कराने का प्रावधान था। ठीक है, अब कोर एसेंस की बात करें तो ट्राइबल काउंसिल का तर्क है कि उनका मौजूदा ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम डेमोक्रेटिक वैल्यू का के ज़्यादा अनुरूप है। ये 5th और 6th शेड्यूल के एरिया में इंडिजिनस राइट्स और लोकल ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए क्या है, तो ज़रूरी है। और ये जो है यूपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही रिलेवेंट है। आपको पता होने चाहिए सारे स्केड्यूल्स, उस स्केड्यूल्स को एक्सप्लेन करने की तकनीक, मतलब ट्रिक। और आपको तो पता है कि स्केड्यूल को याद करने का एक सीधा क्या है, तो एक न्यूमोनिक्स है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो लास्ट में पंचायती राज और म्यूनसिपल कम्युनिटीज आती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो है ही। चलिए अब GS पेपर 3 की ओर चलते हैं। डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम RBI की बात करने वाले हैं। चलिए, RBI ने क्या कारनामा किया है, RBI एंड इट्स ग्रोइंग फिस्कल रोल। तो कॉन्टेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपीज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2.87 लाख करोड़ जो है सरप्लस किया है, 2.87 लाख करोड़। ठीक है, का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर सेंटर को किया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26 में। कोर एसेंस देखेंगे, ये ट्रांसफर सरकार के फाइनेंस को बड़ी मदद यानी कि फिस्कल सपोर्ट देता है, लेकिन इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, क्या इससे सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी पर असर पड़ता है। फिस्कल सेंट्रलाइजेशन, ये ट्रांसफ़र स्टेट के साथ शेयर होने वाले फिस्कल डिवोल्यूशंस पूल से बाहर रहते हैं, जिससे सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल इम्बैलेंस बढ़ता है। चलिए अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग रिन्यूएबल, नवीनीकरण ऊर्जा और कंप्रेस्ड बायो गैस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे जुड़ी हुई जानकारी जो है आपको हम देने वाले हैं।
वो जो हम चर्चा कर रहे थे आपका यूके और इंडिया वाला, जो 15 जुलाई से जो है लागू होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ, इंडिया टू मीट 3% कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग गोल फॉर 25 फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, बायोगैस प्लांट ये बेंगलुरु का है, ये फोटो। द सेंटर इज ऑन ट्रैक टू मीट द गोल ऑफ ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना क्या, तो 3% कंप्रेस्ड बायोगैस CBG विथ CNG एंड डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस। तो पाइप नेचुरल गैस और CNG को क्या करना है, तो इसका भी हम आपको कोरेशंस बता देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक जो है CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस को 3% CBG कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करने के सही रास्ते पर है। CBG कंप्रेस्ड बायोगैस क्या किया जाएगा, 3% मिलाया जाएगा किसके साथ, तो आपके पाइप नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ। अभी ये ब्लेंडिंग लगभग 2% तक जो है ये सफल हुई है, 2% तक जो है पहुंच चुकी है। कोर एसेंस की बात करें, गोवर्धन पोर्टल के मुताबिक कई नए, आपको गोवर्धन पोर्टल जो है याद कर लेने चाहिए या फिर लिख लेने चाहिए, जिससे कि आपको प्रीलिम्स फैक्ट के लिए आपके पास कंटेंट हो जाए और प्रीलिम्स में मुकम्मल तौर पर अपना इंतखाबी परचम जो है लहरा पाए। ठीक है, तो गोवर्धन पोर्टल के मुताबिक CBG प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अंदर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इंडिया की डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और इम्पोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता को क्या करेगा, घटाने में मदद करेगा। तो गोवर्धन आपको पता है, गोवर्धन गाय से ही होता है। तो बायोगैस को क्या किया जा रहा है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस के साथ मिक्स किया जा रहा है, ताकि हमारी जो एनर्जी की निर्भरता दूसरे देशों पर है उसकी कमी हो, सेल्फ रेजिलिएंट बनने की फिर में है। चलिए साइंस और टेक की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर बात करेंगे। पद्मा बैराज से भी रिलेटेड आप लोग न्यूज़ तैयार कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, द यूनिवर्स एक्सपांसन स्टिल एक्सप्लोरेटिंग रिसर्चर, ये भी कर लेनी चाहिए। आपको हम एक टॉपिक और बता देते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक का इस्तेमाल जो है एग्री सेक्टर में करके हमारी फूड सिक्योरिटी को क्या करना है, तो मजबूत करना है। इस रिगार्डिंग जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ICAR और NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली ने पैन जीनोमिक जीन SNP चिप ऑफ व्हीट, SNP चिप ऑफ व्हीट, ठीक है,
नामक टेक्नोलॉजी को क्या किया है, पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइसेंसिंग के लिए अवेलेबल कराया है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्रीलिम्स फैक्ट में ऐड कर लेने चाहिए। पैन जीनोमिक जेनिक, पैन जीनोम जेनिक जो है वेट नामक जो है एक टेक्नोलॉजी को पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइसेंसिंग के लिए अवेलेबल कराया है। इसका कोर एसेंस देखेंगे तो जेनिक एसएनपी चिप का उपयोग गेहूं की क्रॉप यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस और क्लाइमेट रेजिलियंस को, मतलब जलवायु के अनुकूल को बेहतर बनाने के लिए जेनेटिक मैपिंग और ब्रीडिंग में किया जाता है। ये फूड सिक्योरिटी और एग्री बायोटेक के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब आंध्र प्रदेश वाला वो आर्टिकल अपन डिस्कस करेगा और फिर एक शिशुपाल केस से रिलेटेड आपको जानकारी मुहैया करा करके इस क्लास को क्या करेंगे, अपने सेशन को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो बार बार स्क्रॉल क्या करना, सीधा मैं चाहता हूँ बता ही दूँ, लेकिन ये वाला आर्टिकल जो है आपके समक्ष रख देता हूँ। उसके बाद जो है अगले आर्टिकल्स में हम उतना स्क्रॉल अभी नहीं करेंगे, सीधे बता देंगे आपको। एक तो छोटा सा आर्टिकल ही है। चलिए ये रहा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जानकारी। वाई आंध्र प्रदेश इंसेंटिव फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन इज मिसप्लेस्ड। ठीक है, तो ये जो जानकारी है डेमोग्राफिक, सोशल पॉलिसी और फैमिली प्लानिंग इंसेंटिव इन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़े परिवार, लार्ज फैमिली के लिए इंसेंटिव देने की बात कही है, जिससे डाटा के अंदर पर मिसप्लेस्ड बताया गया। ठीक है, अब इसका कोरेशन सुनिए। UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 दिखाता है कि परिवारों के छोटे होने या कम बच्चे पैदा करने का मुख्य कारण फाइनेंशियल लिमिटेशन, हाउसिंग इशू और अनएम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी चिल्ड्रन केयर की कमी है। क्या क्या कमी है? तो जो है UNFPA का एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, उसके तहत कहा गया है कि बच्चे लोग इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे पैदा करने के बाद जो है उनको हाउसिंग इशू, फाइनेंशियल लिमिटेशन और साथ ही साथ चिल्ड्रन केयर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके एजुकेशन है, इनकी शिक्षा दीक्षा है, इनका पोशाक है, सब कुछ जो है बंदोबस्त करना पड़ता है गार्जियन को। इसीलिए जो है इसमें कमी आई है। एक बार का फाइनेंशियल एड बच्चे के लंबे समय के चिल्ड्रन केयर और एजुकेशन कॉस्ट को ऑफसेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा गया है ये मिसप्लेस्ड हो गया है। ये जो डेटा, ये जो सरकार के द्वारा जो ये लाई गई है इंसेंटिव, इसमें बताया गया है कि आप एक बार यदि किसी को पैसा दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चों का केयर हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बच्चे के केयर के लिए उम्र भर, मतलब कम से कम उनके पढ़ाई लिखाई तक तो सपोर्ट किया ही जाना चाहिए। यही बातें जो है की जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे भी 2063 तक स्टेबलाइज होकर डिक्लाइन करेगी। 2063 तक जो है ये स्टेबलाइज करेगी, उसके बाद जो है डिक्लाइन होना शुरू होगा। इसलिए ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चरल इशू को सॉल्व नहीं करते।
अब एक तो पता ही है ये वाला जो वेमेन को यह लगातार न्यूज़ में बना हुआ है 30,000 रुपये वाला इंसिडेंट कि उनको क्या दिया जाना चाहिए। कोई 2 दिन भर काम करती है घरों में, तो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, तो जो है केस हुआ था। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया जजमेंट शिशुपाल केस, रूरल और डोमेस्टिक वुमेन के घर के काम, वर्किंग सोइंग हार्वेस्टिंग कैटल टेंडिंग के इकोनॉमिक वैल्यू को एक्नॉलेज करता है। जेंडर इक्वलिटी और वुमेन अनपेड केयर वर्क को वैल्यू करने के लिए एक बेहतर एथिकल और लीगल प्रेसिडेंट सेट करता है। ठीक है, तो शिशुपाल जजमेंट जो है इसको जरा सा ध्यान में रखिएगा। हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम कल आएंगे, कल आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और कल जो है थोड़ा सुबह आएंगे। आज तो 10 बज गया और चूँकि काम भी है मेरे पास बहुत सारा, तो हम अपने शेड्यूल से भटके ना, इसलिए हम जो है आपके समक्ष इसी तरह से डिस्कशन आज कर दिए। कल के वीडियो को हम सुबह के 7 या 8 बजे जो है स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट 1 घंटे का डिस्कशन अपना होगा और सारे न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। जो भी एग्ज़ाम के रिलेवेंट होगा उस पर जो है हम बातचीत करेंगे और हमारा जो बोलने की जो ट्यून होगी वो इसी प्रकार से होगी, क्योंकि इससे जो है मुझे लगा कि एनर्जी कम वेस्ट हो रहा है। तो धन्यवाद, अपना जो है ख्याल रखें, पढ़ते रहें। और मैंने आपको बताया टोटल 9 टॉपिक्स दिए आपको, और 9 टॉपिक्स में क्या करने हैं, आपको A4 साइज के पेजेज बना लेने हैं और इससे रिलेटेड जो है जैसे एथेनॉल ब्लेंड बार बार एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, बायोगैस ब्लेंडिंग की बात की जा रही है कि अब तक जो है 2% इसमें ब्लेंडिंग हो गई है, 3% का एम है, 2027 तक करना है। इस तरह से लिख देंगे और जो है प्रीलिम्स फैक्ट के तहत इसको घेरा लगा देंगे। ये प्रीलिम्स फैक्ट आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी डेटा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जब भी सस्टेनेबल एनर्जी वगैरह की बात होगी, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, तो उस तरह के आंसर में आप इस तरह की चीज़ों को कोट कर सकेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि किसी प्रकार की कोई आपके मन में संशय हो, किसी प्रकार की कोई भी आपके अंदर जो है दिक्कत परेशानी हो या इस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ कमी हुई हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है सुधार आने की कार्य जो है मुकम्मल होगी। तो अपने इंतखाबी परचम को फहराने के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग इस तरह के वीडियो को देखते रहे। और दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि BNS जो है टोटल 112 पेजेस का है BNS, ठीक है, 358 जो है उसके सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस का पुर्जा खोल दूं भारतीय न्याय संहिता का। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की राय होगी। चूँकि हमारे पास तो 50 सब्सक्राइबर भी अभी नहीं है, इसीलिए लाइव में तो उसको कर नहीं सकते हैं, तो रिकॉर्डेड ही बनाना पड़ेगा और कंप्लीट BNS से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। और इस चैनल पर हर एक प्रकार के न्यूज़, हर एक प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आने वाले समय में हम आपसे कह चुके हैं कि उपेंद्र सिंह मैम की भी किताबों के एक चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा।